करती है उसको बेसिकली प्लगइन्स अवेलेबल करती है, वो आप यूज़ कर सकते हो। बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए जावास्क्रिप्ट की। इस वजह से ये आपसे पीछे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या-क्या चीज़ें हैं, जिसको अगर नहीं आइडिया तो या इसमें से क्या है जो क्वेश्चन है या चीज़ें नहीं अभी आपके माइंड में तो या प्रीवियस पढ़ी होती है सामने लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, तो वो पहले डिस्कस कर लें ताकि आपके वो चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो उसमें कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं कि आप गलत बता देंगे तो मसला होगा। तो इस वजह से ताकि एक आइडिया हो जाए कि भई आप किस डायरेक्शन में फिर लेके चलें। तो ओवरऑल जो सबसे पहली चीज़ है कि लेट और कॉन्स में डिफरेंस क्या होता है? या सिंपल लेट कॉन्स की आवाज़ आप कब इस्तेमाल करते हैं? इसका बेसिक ये आप यूज़ करते हैं इसको उसको आप यूज़ करते हैं कि आप जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ लेट var या कॉन्स्ट आप यहाँ आ जाइए। तो जब भी कभी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने जाएँगे यानी बनाने जाएँगे तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में आपको 3 ऑप्शंस दिए होते हैं। एक लेट, एक var, एक कॉन्स्ट का। ठीक है, तो अब मैंने लेट और उसका कॉन्स्ट का पूछा तो पहले मैं var को बता के फिर आगे लेट और उसकी तरफ चला जाता हूँ। कि var जो इस्तेमाल किया जाता है वो एक आपके पास इस तरह का वेरिएबल होता है कि जो रीडिक्लेयर भी हो सकता है, भी हो सकता है। यानी कि आपने एक दफ़ा var a डिक्लेयर कर दिया टॉप ऑफ द पेज और दोबारा भी जाके अगर आप var a किसी लोकेशन पर उसके बाद भी करेंगे तो कोई मसला उसके लिए नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसको अवॉइड किया जाता है। इसकी रीज़न ये है कि आप बाय मिस्टेक दोबारा अगेन सेम नेम से वेरिएबल बना सकते हैं। अब इंसान काम कर रहा था समटाइम्स उसको याद नहीं रहता मैंने ऊपर क्या वेरिएबल बनाया था। तो वो सेम नेम से वेरिएबल बना सकता है। यानी उसने लिख दिया ऊपर var a मैंने एग्जांपल ली और थोड़ा-सा कोड करने के बाद दोबारा से var a उसने लिख दिया। तो वो अगेन आपको कोई एरर नहीं देगा, कोई मसला नहीं करेगा और वही वेरिएबल आपका क्रिएट कर देगा। जब वो वेरिएबल दोबारा क्रिएट करेगा तो आप उसका कोई जब वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी चांसेस होते हैं कि कोई गड़बड़ हो जाएगी काम में क्योंकि ऊपर कुछ आप पैटर्न लेके चल रहे होंगे नीचे आके एक नया वेरिएबल आपने अपने ऊपर बनाया होगा लेकिन वो दिया नहीं होगा तो पहले से डिक्लेयर वेरिएबल को भी डिक्लेयर आप कर रहे हो और उसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है ठीक है तो ये एक उसके लिए आपके पास दोबारा का कॉन्सेप्ट है कि जब आप चाहते हैं कि ठीक है आप दोबारा वैल्यू डिक्लेयर कर लें रीअसाइन कर लें एनी टाइम तो आप बाहर भी कर सकते हैं लेकिन जब आपको ये अगर नहीं बन चुका है उसको अगेन डिक्लेयर नहीं मुझे करना पांच की तरफ जाया जाए अब वार जो था वो ग्लोबल वेरिएबल था यानी किसी जगह पर भी बनाया जा सकता है उसको कहीं पर भी पेज के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन जब लेट और कॉस्ट की बात होगी तो इसका स्कोप लिमिटेड हो जाता है स्कोप लिमिटेड का मतलब होता है कि ये स्पेसिफिक पार्ट स्पेसिफिक एरिया के अंदर यूज हो सकता है लाइक आप कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं फंक्शन की एक बॉडी होती है या एफ एल्स क्रिएट करते हैं एफ एल्स की एक बॉडी होती है करली ब्रेसेस होती है तो वो जो करली ब्रेसेस के अंदर आप वेरिएबल बनाएंगे फंक्शन की एग्जांपल देता हूं तो वहां पर अगर लेट से आपने एक वेरिएबल बना दिया लेट ए तो वो ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है यानी उसका स्कोप कहां तक है उस ब्लॉक के अंदर उस लिमिटेड एरिया के अंदर मैं स्क्रीन भी एक मिनट शेयर कर देता हूं लाइक ये ब्लॉक बना हुआ है तो ये एक लिमिटेड आपके पास आ गया हमने ए लेट एक्स कुछ भी मतलब लेट के नाम से आपने एक वेरिएबल बना दिया लेट एक कीवर्ड है कोई भी वेरिएबल आपने इस नेम से बना दिया अब आप इस स्कोप के अंदर रहते हुए दोबारा लेट के साथ वो वेरिएबल रीड डिक्लेयर नहीं कर सकते ठीक है रीड डिक्लेयर नहीं कर सकते यानी आपने कह दिया लेट एक्स इक्वल टू समथिंग कुछ भी एक वैल्यू दे दी दोबारा जाके एक्स इक्वल टू आपको वैल्यू चेंज तो कर सकते हैं और ये असाइनमेंट हो रही है वो री असाइनमेंट हो रही है
मैंने क्या कहा, आपने लिखा है स्टॉप पे या किसी भी एरिया में स्पार्ट के अंदर, ब्लॉक के अंदर लेट एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो इसी करली बेसिस पे दोबारा लेट एक्स नहीं हो सकता, यानी लेट के साथ एक्स नहीं लिख सकते अब आप। ठीक है जी। आप बाद में जाके x इक्वल्स टू 4 5 10 20 कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। डिक्लेयर का मतलब होता है कि लेट के साथ दोबारा उसको लिखा जाए। बात समझ आ गई यहाँ तक? सिमिलर यही केस आपका होता है कास्ट में भी। यहाँ पे तो रीअसाइन भी कर सकते हैं ना, मैंने रीअसाइन कर सकते हैं। कास्ट में डिफरेंस ये आता है कि ना वो रीडिक्लेयर होता है, ना ही रीअसाइन होता है। ये बात समझ आ गई कि क्या डिफरेंस है? अब एक सवाल होता है कि पहले तो ये पता लीजिए कि वेरिएबल क्या होता है। अगर आपने किसी को समझाना है क्या पता है? वैल्यू होल्डर, वैल्यू होल्डर और कोई वैल्यूज, स्टोर वैल्यूज। और कोई, अगर एक बंदा आया उसको बिल्कुल ही नहीं पता कि आईटी से रिलेटेड नहीं है, वो बिल्कुल ले मैंने किस्म का जो होता है, आप कंसीडर कर लें कोई केस करने जाता है, जब तो प्रोफेसर देता है उसका बैकग्राउंड नहीं करना, उसको बड़ी मुश्किल होती है चीजों को समझने में, एज कम्पेयर टू जो आईसीएस करके आता है, जो मुश्किल चीजें आप बेसिक पढ़ी होती है। तो उस बंदे को अगर हमें समझाना हो कि वेरिएबल क्या है, तो आप किस पर गाइड करेंगे? कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं किसी टाइप की। हाँ जी। और कोई? सर मुख्तलिफ टाइप के जो डेटा होते हैं उनको मतलब स्टोर किया जा सकता है वेरिएबल। मुख्तलिफ टाइप का डेटा, अगर डेटा क्या है, मैंने आपको क्या ले मैंने पता है, आप उस तरह उसको समझाएंगे लाइक एक डब्बा है, कोई भी कंटेनर है, उसके अंदर आप कोई भी चीज ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो जो डब्बा था जिसमें आप जो चीज रख रहे थे, वो डब्बा बेसिकली एक वेरिएबल बन जाए। अब उसको रियल टाइम सिनेरियो में कैसे लेंगे? मैं अक्सर एग्जांपल लेता हूँ अपनी क्लास के अंदर कि हमारे हर घर के अंदर, छोटा घर हो बड़ा घर हो, एक किचन अवेलेबल होता है, उसके अंदर डिफरेंट तरह के जार पड़े हुए होते हैं। किसी में कोई नमक का होता है, किसी में चीनी होती है, किसी में एक्सपर्ट जो घर के रोजमर्रा के एशिया की चीजें, वो पड़ी हुई होती हैं। ऐसे ही होता है, क्या वो फिक्स्ड होती है कि आज जिसमें नमक डाला है वो उसमें सारी जिंदगी हमें नमक ही डालता रहता है, या जिसमें कोई पत्ती पड़ी है तो उसमें आपके पास कोई चीज आएगी? क्या ये फिक्स्ड होती है? या जब आप बाजार से खरीद के उसको लाते हैं तो बाजार वाला, यानी मार्केट से जहाँ से ली होती है, वो हमें बताता है कि भाई इसमें आपने पत्ती ही डालनी है, इसमें चीनी ही डाल के रखनी है? ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन होती है हमारे लिए? नहीं होती ना। वो एक घर की रिस्ट्रिक्शन होती है, वो एक अलग चीज है कि भाई इसमें ये चीज थी तो इसमें ये नहीं आएगी, दूसरी चीज नहीं आ सकती। लेकिन कोई उसके ऊपर फिक्स तो नहीं होता ना कि ये चीज करनी है, कि वो टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है। तो वेरिएबल भी इसी तरह की चीज होती है, जो फिक्स नहीं होता कि आज उसके पास अगर 1 2 3 आ गए तो नेक्स्ट भी कोई नंबर ही आएगा। जावास्क्रिप्ट की हद तक बात करता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कोई इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों ने सी वगैरह पढ़ी हो तो उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप डेटा टाइप 4 डिफाइन करते हैं। तो सिमिलर वहां पर जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती और वो कोई फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि वो क्वांटिटी भी फिक्स नहीं रखता, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल वो 500 ग्राम कोई चीज स्टोर कर सकता है, यानी उतनी क्वांटिटी की, तो वो हर टाइम 500 ग्राम नहीं रखेगा अपने पास। आप यूज करेंगे, डेफिनेट बात है, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती रहेगी। आप दोबारा से रीफिल करेंगे तो वो दोबारा इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही होता है ना आपके रियल टाइम सिनेरियो में। तो सिमिलर यहाँ पर भी जो वेरिएबल होता है वो किस तरह का एक कंटेनर होता है जो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, और कोई डेटा को फिक्स नहीं रखता अपने पास, यानी कभी स्ट्रिंग ले लेगा, कभी कोई नंबर ले लेगा, ठीक है, और इसी तरह वो चल रहा था जैसा नॉर्मल रियल टाइम सिनेरियोज में आपके पास होती है। तो वेरिएबल को अगर टेक्निकल टर्म्स में डिफाइन करके कहते हैं कि वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। वेरिएबल आपके पास एक कंटेनर है जो कि इस्तेमाल किया जाता है
डेटा स्टोरेज के लिए, उसका और कोई पर्पज उसमें ऐसा नहीं होता। ठीक हो गया? तो वेरिएबल आपको ऊपर कंफ्यूजन होगी तो वो होगी। अब बनाया कैसे जाता है, वो मैंने बता दिया। मैंने के साथ कौन से तीन तरीके हैं, और एक होता है कुछ भी ना लगाया वेरिएबल डिक्लेयर या डायरेक्टली ए समथिंग कर दें, तो वो जो कुछ भी नहीं लगा के वेरिएबल बनाया जाता है वो ऑटोमेटिक वेरिएबल बन जाता है। ठीक है जी। अब मैंने कहा लेट क्या होता है, ब्लॉक्स हो गए, वो ग्लोबल वेरिएबल नहीं होता, वो लिमिटेड लोकल वेरिएबल है, कंसीडर होता है स्पेसिफिक एरिया के अंदर, तो वो लोकल वेरिएबल बन जाता है। बात समझ आ गई? मतलब इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं इसमें से कुछ। ठीक है, बाकी जो होते हैं आपके पास, जिस तरह var है तो वो ग्लोबल वेरिएबल है, और अगर कुछ नहीं लगाया तो वो ऑटो ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है आपके पास। और आपने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी होगी, जी। इफ एल्स वगैरह जो होती है, उसमें अगर कोई कंफ्यूजन हुआ, स्विच स्टेटमेंट भी पढ़ी है। इफ एल्स होती है, इफ एल्स और स्विच में क्या डिफरेंस? तो जहाँ फंक्शन केसेस बताते हैं वहाँ इफ एल्स का ही छोड़ देते हैं। केसेस, स्विच में केसेस होते हैं कि स्विच और ब्रेक कर देते हैं हम। सॉरी, दोबारा बोलिएगा। स्विच में केसेस होते हैं और ब्रेक कर देते हैं। कर सकते हैं, ऑफ द फाइल कर सकते हैं, क्योंकि वो एक लिमिटेड एरिया से बाहर रहा है ना, नया बन गया वो, यानी उसका वो स्कोप खत्म हो गया, वो एक नए स्कोप में एंटर होगा। आपने कर्ली ब्रैकेट से बाहर या किसी ब्लॉक से बाहर उसको पता है, तो एक नया वेरिएबल कंसीडर होगा, उसका एड्रेस चेंज हो जाता है मेमोरी के अंदर। अच्छा, अब आप बेटा बोलिए क्या है? सर इफ एल्स में मतलब दोनों की फंक्शनिंग तो सेम होती है, बस वो सिंटैक्स डिफरेंट होता है कि उसमें के मतलब स्विच के बाद एक कंडीशन होती है फिर डिफरेंट केस। तो डिफरेंस क्या हो गया? तो आपने स्टेटमेंट लिखने का तरीका बता दिया ना, सिंटैक्स बता दिया, डिफरेंस तो ना पता चल सका कि डिफरेंस क्या होता है। कोई और बता सकता है? ब्रेक का डिफरेंस होता है, इसमें ब्रेक होता है, मतलब इसमें ब्रेक होता है, ये मेन डिफरेंस होता है। यहाँ पर अगर आप केसेस में ब्रेक नहीं करेंगे तो वो हर केस को चेक करता हुआ जाएगा। जो आपने केसेस वहां लिखे हैं उसके अंदर आपको ब्रेक क्या लगाना पड़ता है खुद से। एल्स इफ के अंदर क्या होता है कि वो एक ही कंडीशन ट्रू करता है, जैसे एक कंडीशन ट्रू करेगा बाकी बेतहाशा कंडीशन की लगी हो तो वो उसको कंसिडर ही नहीं करता। यानी अगर इफ में ही उसको कोई चीज मिल गई है तो एल्स इफ वाली साइड तो जाना ही नहीं है उसने। ठीक है, लेकिन स्विच के अंदर क्या होता है कि अगर केस ए मैच कर गया है और आपने ब्रेक नहीं लगाया तो केस बी भी करेगा, केस सी भी करेगा, केस डी भी मैच करता है तो आगे मूव करेगा, अदरवाइज तो जाएगा ही नहीं। लेकिन वो ब्रेक कर दिया तो इट मींस कि आप कहते हैं बस मुझे मिल गया तो ठीक है। लेकिन एल्स इफ और इफ के अंदर होता है कि जब आप कोई भी एक स्पेसिफिक कंडीशन मैच करवा दें तो नेक्स्ट आपने कोई चीज चेक नहीं करना। ठीक है जी, समझ आ गई? सिमिलर अब आप इसके अंदर आ जाए तो आपने फंक्शंस पढ़े होंगे। फंक्शंस के कितने टाइप के होते हैं पहली चीज? और कौन कौन है यार? कोई है और नया? सर निदा सर ओबेल आपका क्या नाम है? QDI अच्छा जी, फंक्शंस क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं?
4 टाइप के कौन कौन से? एरो फंक्शन होता है, फंक्शन एक्सप्रेशन होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन, 3 टाइप्स के। मैंने ये तो टाइप जो बेसिक मेन टाइप है फंक्शन की वो 2 टाइप होती है। एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। एरो फंक्शन आगे उसकी एक सब टाइप है। ठीक है जी, आपको टाइप कंसीडर कर ले तो आप 3 कह रहे हैं, एरो फंक्शन एक और भी वे आप लिखने का। तो आपके पास जो फंक्शन है बेसिकली वो यूजर डिफाइंड होते हैं या बिल्ट इन होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब है मैं अपनी नीड के मुताबिक एक चीज बनाऊं, और बिल्ट इन का मतलब है लैंग्वेज ने प्रोवाइड की है। अब सवाल ये आता है कि फंक्शन होता क्या है पहले। होता क्या है? फंक्शन को आपने एक्सप्लेन करना है किसी को। कोई भी काम परफॉर्म करवाने के लिए, मतलब अगर हमने कोड को रीयूजेबल करना है तो हम फंक्शन एक काम को हम मल्टीपल जगह पे यूज करना है तो बस एक फंक्शन बना दो, उसके बाद हम कॉल कर देंगे, कोई काम करवाना है। ठीक है जी, और कोई उदाहरण? सर कोई भी स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म टास्क। ये फंक्शन नहीं होता। कोई भी स्टेटमेंट आप नहीं कह सकते। कोई भी स्टेटमेंट तो कोई भी हो सकती है, कहीं पे भी कोई भी लाइन ऑफ कोड जो भी लिखा है वो स्टेटमेंट होती है। किसी भी एरिया के अंदर जो चीज मतलब परफॉर्म करनी हो तो उसके लिए फंक्शन है। नहीं, इसको ये भी नहीं कह सकते। फंक्शन जो पहले बात की है कि जी हाँ जी, इसी तरह की बात कर सकते हैं। लाइक रीयूजेबिलिटी की एक बात हुई, उसके अंदर वो चीज आ जाती है कि यूज करवाना और पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना। यानी वो फंक्शन आपका पर्टिकुलर टास्क ही परफॉर्म करेगा, ये नहीं हो सकता कि आज एक चीज करके दे रहा है कल दूसरी चीज करके देना शुरू कर दे। और जो स्टेटमेंट की बात की तो वो स्टेटमेंट जो हर लाइन जो होती है वो एक स्टेटमेंट कंसीडर की जाती है, और उसका स्पेसिफिक जाहिर सी बात है पर्टिकुलर टास्क का परफॉर्म करना ना स्टेटमेंट ने। वो स्टेटमेंट चेंज तो नहीं हो सकती है कि वेरिएबल बना तो वेरिएबल ही बना के देगा आपको। लेकिन जब फंक्शन की स्पेसिफिक बात कर लेंगे तो टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क एंड रीयूजेबिलिटी ऑफ योर कोड वी क्रिएट अ फंक्शन। तो वो स्पेसिफिक काम करवाने के लिए जो लाइन ऑफ कोड होता है, मुझे मल्टीपल टाइम अगर यूज करना हो तो मैं फिर फंक्शन को प्रेफर करता हूँ। मुझे हर दफा जाकर कोड लिखना पड़ेगा तो वो हेक्टिक हो जाता है कि मैं वो लाइन ऑफ कोड बार बार लिखता रहूं। ठीक है, तो फिर वो चीज आ जाती है। अब यहाँ पर एक चीज आती है आपके पास यूजर डिफाइंड और फिर बिल्ट इन। यूजर डिफाइंड का मतलब होता है कि जो मैं खुद बना रहा हूँ अपनी नीड के मुताबिक, कि मुझे कोई टास्क परफॉर्म करना था, मैं उसका एक जो है सिंटेक्स लिखूंगा जो भी होता है फंक्शन का। लाइक ये उसका एक बेसिक सिंटेक्स है। फंक्शन का कीवर्ड है आगे नेम है। नेम आपकी मर्जी का नेम वही पैटर्न है जो आप वेरिएबल बनाने के लिए यूज करते थे, कि वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, बाद में नंबर आ सकता है, स्पेस नहीं हो सकती, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं हो सकते। वही तमाम रूल्स जो वेरिएबल बनाने के लिए, उसी से उसका नेम बनेगा। पैरेंथेसिस रखिए, पैरामीटर्स हैं तो पैरामीटर्स आएंगे। अदरवाइज आप विदाउट एनी पैरामीटर उसको पास करके कर्ली ब्रेसेस लगा के कर्ली ब्रेसेस लाइन ऑफ कोड आप लिख देते हैं। तो लाइन ऑफ कोड आपकी स्टेटमेंट्स होती है। ठीक है जी, समझ आ गई बात। अब एक इसके अंदर क्वेश्चन और आता है कि भाई पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। कोई आइडिया? कभी सुने हैं पैरामीटर और आर्गुमेंट? ये वर्ड सुना है कभी? ये नहीं, पहली दफा सुना है? आर्ग्यूमेंट में शायद हम एरे भी पास कर सकते हैं, पैरामीटर्स में सिंपल। और कोई? आपके पास जो पैरामीटर्स होते हैं फंक्शन को
डिक्लेयर किया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है, जो प्रोटोटाइप उसकी लिखी जा रही है, जैसे ये बन रहा है, ये एक प्रोटोटाइप सी होती है फंक्शन की। तो इसके अंदर जब आप कोई चीज़ पास करते हैं, P1, P2, P3 ये कोई भी नाम हो सकता है, आपकी मर्ज़ी के, ये पैरामीटर्स होते हैं। जब ये फंक्शन कॉल किया जाता है, एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, तब आप उसको एक्चुअल वैल्यूज़ पास करते हो, बेशक एनी फॉर्म ऑफ वेरिएबल हो। लेकिन वो वेरिएबल एक ओरिजिनल वैल्यू तो कंटेन कर नहीं है ना। जब आप कॉल करते हैं इसको, यानी माय फंक्शन जब आप कॉल करेंगे तो आप इसको P1, P2 में कोई वैल्यूज़ पास करेंगे। तो वो जो वैल्यूज़ आ रही होती है, वो बेसिकली एट द टाइम ऑफ कॉलिंग वो आर्गुमेंट्स होते हैं। ठीक है जी, बात समझ आ गई? पैरामीटर्स और आर्गुमेंट में डिफरेंस क्या होता है कि जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, क्रिएट करते हैं, उस टाइम पे अगर कोई फंक्शन के अंदर चीजें पास हो रही है जो आपको यूजर से लेनी है, तो वो पैरामीटर। जब कॉल करेंगे तो फिर वो उस टाइम पे आर्गुमेंट्स बन जाते हैं। एरेज पढ़ी है? एरे और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? ऑब्जेक्ट भी पढ़े होंगे फिर। क्या डिफरेंस होता है एरे और ऑब्जेक्ट? सर एरे में हम एक से ज़्यादा वो स्टोर की मतलब कर सकते हैं, एक से ज़्यादा डेटा, और ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसमें सेम टाइप के जो सेम डेटा होते हैं वो हम उसमें स्टोर। और कोई? फिर ऑब्जेक्ट में एक ही पर्सन के बारे में डिफाइन करते हैं और एरेज में डिफरेंट पर्सन के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। और कोई इसमें ऐड करना चाहे? एरे बेसिकली आपके पास जो है, जैसे मैंने कहा कि वो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करता है। यानी अगर आपके पास नेम्स है तो सब स्टूडेंट्स के नेम होंगे। एक एक ही स्टूडेंट के वहाँ पे पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। और जैसे आप काफी ज्यादा स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, 8-10 लोग अगर बैठे हैं, तो आप तमाम के नेम अगर रिकॉर्ड है तो नेम यानी मुख्तलिफ लोगों के नेम है ना, स्टूडेंट 1 2 3 4 जो भी नेम वो आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट की जब बात की जाती है तो ऑब्जेक्ट कंटेन मल्टीपल डेटा, बट उसके अंदर एक चीज की मल्टीपल इंफॉर्मेशन होता है। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं एक चीज। अब वो लाजमी नहीं स्टूडेंट हो, वो कोई भी चीज हो सकती है। चेयर है तो चेयर की इंफॉर्मेशन लेगा, चेयर को वुडन है, प्लास्टिक है, साइज आ गई उसकी, वेट कितना है उसका, मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, क्या प्राइस है उसकी, रिव्यूज उसके क्या है, एक्सपायरी कुछ भी नहीं। तो एक चीज की मल्टीपल इंफॉर्मेशन जब कंटेन करवानी हो एक चीज की, तो फिर आप ऑब्जेक्ट की तरफ चले जाते। लेकिन जब आपको मल्टीपल चीजों की सिमिलर इंफॉर्मेशन कंटेन करवानी हो तो फिर आप एरे की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि आपके पास एरे जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है डेटा स्टोरेज के लिए, एक से ज्यादा लेकिन सिमिलर टाइप का। नेम्स है तो सबके नेम्स, एज है तो सबकी एज, एड्रेस है तो सबके एड्रेस। ठीक है जी, समझ आ गई बात? तो ये तमाम उसके अंदर चीजें आ जाती हैं। ये जिस तरह कह रहे बनी आपके पास, तो ये सब के गाड़ियों के नेम्स हैं इसके पास। ठीक है जी, अगर आपको अब ये काम करना पड़ जाए कि आपको मल्टीपल स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन रखनी है लेकिन एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, फिर आप क्या करूं? वो तो एक चीज की एक इंफॉर्मेशन देगा। तो फिर आप एरे के अंदर हर इंडेक्स के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख देंगे आप, क्योंकि एक एरे होगी, एरे सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करेगी हर इंडेक्स पे, यानी ऑब्जेक्ट ही पड़ा हुआ है। और ऑब्जेक्ट के अंदर अगर लाइक स्टूडेंट्स हैं तो फिर स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन होगी कि स्टूडेंट 1 उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर से मिला।
टू 2 की इन्फॉर्मेशन होगी, 3 पे 3 की इन्फॉर्मेशन होगी। समझ आ गई बात? ये नहीं। और अगर एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हाईएस्ट इंडेक्स नंबर क्या होता है किसी एरे का? लेंथ। कोई आइडिया? सर टोटल की जो लेंथ होती है उससे माइनस वन है। हाँ जी, और कोई? -1 लास्ट होता है। वो कितना होता है यही तो पूछ रहे हैं। बता सकता है कोई? और एक आंसर एक बंदे ने दिया, उसके अलावा कोई? तो जो भी आपको बताया खालिद ने कि भाई उसमें लेंथ ऑफ एरे -1 है, टोटल -1 कर दें तो आपके पास हाईएस्ट इंडेक्स नंबर निकल आता है। वजह, अब क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि एरे 100 एलिमेंट्स कंटेन करेगी, 50 करेगी, 2000 करेगी, 500 करेगी, 10,000 करेगी, मुझे तो नहीं आइडिया ना। आइडिया है, अभी तो इनिशियल तो नहीं पता होगा कितने करेगी, बाद में check करूंगा कि ये 50 है, 100 है, 200 है, ये कितना डेटा कंटेन। सॉरी, मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। हाँ जी, वो तो अलग बात है, मैं तो मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता कि उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी। ऐसे ही है कि भाई वो 50 एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, 100 कर रहा है, 2000 कर रहा है, 10 कर रहा है, तो वो जितने भी एलिमेंट्स है मुझे बाद में पता चल सकते हैं, पहले नहीं पता होंगे यहाँ पे। तो इस वजह से हम उसको कह देते हैं कि भाई जो भी उसकी लेंथ है उसमें से एक माइनस कर दें तो हाईएस्ट इंडेक्स नंबर निकलेगा। फिर वो आगे जो ऑनलाइन एक भाई कहते हैं कि भाई 0 से स्टार्ट होता है, -1 इस वजह से कर देते हैं उसमें से क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है। अभी हमारे पास ऑनलाइन कितना स्टूडेंट बैठे हैं? आज तो चलो जो ऑनलाइन है, नेक्स्ट में जो 3 स्टूडेंट के नेम्स बताए हैं वो ही अलाउड होंगे, बाकी तो मैं उसमें से निकाल दूंगा अगर कोई ऑनलाइन हो एक्स्ट्रा। हाँ, अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की हुई तो पहले इन्फॉर्म कर दें, मिल जाएगा। अभी क्लास है यहीं पे, फवाद भी लेकिन शेयर दे देंगे। अच्छा जी, तो ये हमारे पास इसमें से n-1 का कॉन्सेप्ट आता है। बात समझ आ गई? कोई मसला इसमें? कि 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, 0 1 2 3 4 5 0। अब जो हाईएस्ट होगा, अगर फॉर एग्जांपल 6 एलिमेंट्स हैं तो हाईएस्ट उसका इंडेक्स नंबर 5 बनेगा। कैसे 5 बनेगा? 6 माइनस 1। ठीक है जी, तो 6 माइनस 1 आपके पास जो है वो हाईएस्ट इंडेक्स आ जाएगा। ठीक हो गया? बात समझ आ गई? कोई मसला? अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मतलब उसको अगर मैं लेके चलता रहूं तो लूप्स आ जाते हैं। चले, तो आज मैं थोड़ा सा बेसिक्स पहले डिस्कस करूंगा, बाद में लास्ट में थोड़ा थियरी की तरफ जाऊंगा। नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह जो प्रॉपर थियरी पे मूव करेंगे। तो लूप कौन कौन से पढ़े आपने? और ये 3 पढ़े हैं, इसके अलावा भी पढ़ा है कोई? और ईच भी पढ़ा है। अब फॉर और व्हाइल में डिफरेंस क्या होता है? और कुछ और वैल्यू लिमिट कुछ ही फॉर में वैल्यू लिमिटेड
अनलिमिटेड हो जी। नेक्स्ट कोई और वाइल क्या होता है फिर? सही है। कोई और बता सकता है इसमें डिफरेंस? जो प्रॉपर डिफरेंस बता सके फॉर ये है वाइल ये है। नहीं आइडिया किसी को भी? ये तो कुछ समझ नहीं आई आपकी बात। फॉर में कंडीशन ट्रू हो तो चलता रहता है, वाइल में पता नहीं क्या हो तो क्या हो जाता है। ये मुझे तो बात समझ नहीं है आपकी। तो जाहिर सी बात है, फॉर में कंडीशन ट्रू तो चल रहा है, तो वाइल में भी कंडीशन ट्रू तो चल रहा है, तो डिफरेंस तो कोई समझ नहीं आया। यार मुझे सिंटैक्स के मुझे डिफरेंस बताएं, डिफरेंस। एक की डिफरेंस होती है वो बात, सिंटैक्स की मुझे पता चाहिए। सिंटैक्स वाइज डिफरेंस थोड़ी होता है, जब भी आपने डिफरेंस में लाएगा तो सिंटैक्स थोड़ी लेके बताते हैं उसको कि ये डिफरेंस है उसके अंदर। वो डिफरेंस एक ही पॉइंट होता है उसका कोई। सिंटैक्स लिखूंगा डेफिनेट बात है, सिंटैक्स तो डिफरेंट ही होगा उसका। तो डिफरेंस कभी भी नहीं होगा। कहीं पे कोई पेपर में चीज देख के आएंगे, कहीं पे इसमें पढ़ा तो डिफरेंस आया तो 0 मार्क्स आ जाएंगे। फिर अक्सर स्टूडेंट अगर कहता है मैं तो डिफरेंस सही लिख के आया था, 0 क्यों आए? तो वो यही वजह होती है कि डिफरेंस आपको पूछा जाता है, तो डिफरेंस की जगह अक्सर स्टूडेंट उसका सिंटैक्स लिखाते हैं। तो जब सिंटैक्स लिखाते हैं तो वो चीज गलत कंसीडर होती है, क्योंकि आपने डिफरेंस नहीं बताया, आपने सिंटैक्स लिख दिया उसका। अच्छा, आप कोई बता रहे थे जी? मैं कह रहा था फॉर्मेट पता होता है कि नंबर मूव चल रहा है, डालना नहीं पता होता। जी आप बताएं जी, और जानने हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता जी जो आपने अभी बताया। जैसा जो यहाँ पे भी बताया कि भाई हमें टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस का पहले से फॉर्मेट पता होता है। ये 10 दफा चलेगा, 20 दफा चलेगा, 50 दफा चलेगा, 100 दफा चलेगा, ये चलेगा ही नहीं। क्योंकि मेरे पास एक एरे होती है, ये ऑब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर लूप चलाया जाता है। अब उस एरे की टोटल लेंथ तो मैं ले सकता हूँ, ये नहीं ले सकता। ले सकता हूँ ना लेंथ उसकी, कैलकुलेट कर सकता हूँ इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स पड़े हैं। और मुझे उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होता है कि मैंने 0 से करना है, 1 से स्टार्ट करना है, 2 से करना है, वो मेरी कंडीशन के ऊपर होता है। कि मुझे 0 से स्टार्ट करवाना है इसको, यानी बिल्कुल स्टार्ट से एरे को काउंट करना है, मतलब वो वैल्यू लेके चलनी है, या मेरा कोई स्टार्टिंग पॉइंट चेंज होगा। और उसके बाद जो लेंथ कैलकुलेट की होती है उसके मुताबिक मैं अपनी कोई कंडीशन बनाता हूँ। ठीक है जी। और वाइल में टोटल कंडीशन के ऊपर बेस होता है कि जब तक कंडीशन ट्रू है वो चलता रहेगा। इसमें भी कंडीशन जब तक ग्रोथ ही चलता रहता है, लेकिन उसके अंदर स्पेसिफिक ऐसी बात कंडीशन किस वजह से की जाती है कि वहां पे आ रहा है कि वाइल नेम इज इक्वल्स टू अली, तो जब तक नेम के अंदर अली है वो चलता रहेगा। ये कंडीशन ट्रू होने का मकसद है वहां पे। अब मुझे नहीं पता कि अली नेम में कितनी दफा आएगा, 1 दफा आएगा, 2 दफा आएगा, 50 दफा आएगा, 100 दफा आएगा, ये आएगा ही नहीं। ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कोई कहीं से डेटा ले रहा हूँ। फर्स्ट टाइम एक नेम पहले से खुद से रखूंगा, उसको आगे चेक करूंगा कि भाई नेम अली हो गया, तो फिर मैं आगे अंदर आज काम करूंगा अपना। फिर किसी तरीके से लूप के अंदर ही नेम के अंदर दोबारा से रिप्लेसमेंट करूंगा, और दोबारा जाके चेक करूंगा उसके अंदर वाइल के अंदर कि क्या अब भी नेम अली है। अगर वो नेम अली हुआ तो फिर वो एंटर हो जाएगा और चलेगा, अदरवाइज नहीं चल सकेगा। और अगर पहली दफा कोई नेम अली नहीं मिला तो वो फर्स्ट टाइम में ही एंटर नहीं होगा। तो वाइल के अंदर क्या डिफरेंस हुआ फॉर में, कि फॉर में टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस आपको पता होती है कि ये लूप 5, 10, 20, 50, 100 कितनी दफा चलेगा। जबकि वाइल के अंदर मुझे टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस का नहीं पता होता, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि इसके अंदर नेम के कितनी दफा आएगा। मैंने क्योंकि नेम एग्जांपल लिया तो नेम यहाँ पे कोड कर रहा हूँ, अदरवाइज लाजमी नहीं कि आप नेम को लेके चलिए। कोई भी कंडीशन जो होगी जिसकी बेसिस पे आप लूप चला रहे हैं वो कब तक मैच करती है वो हमें नहीं पता होता वाइल में। समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन? और डू वाइल में
फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड हमेशा चलता है, मतलब डू में वो चलता है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती है। और कोई? मतलब अगर कंडीशन फेल भी हो रही है ना, तो वो फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड प्रिंट आउट होगा। हाँ जी, एक दफा वो जरूर उसको चला के देखेगा। फिर इससे कंसर्न नहीं होता कि पहली दफा में कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, वो एक दफा लूप में मस्ट एंटर होगा। यानी जब आपकी लॉजिक ऐसी हो कि एक दफा तो जाके देखना ही देखना है, उसके बाद डिसाइड करता है वो कि आगे चलना है या नहीं चलना। ठीक है जी, तो आगे। और इसी तरह आपने कहा फॉर ईच आपने पढ़ा है, तो फिर फॉर और फॉर ईच में क्या डिफरेंस हुआ? किस किस ने वैसे फॉर ईच पढ़ा है? अब किसी ने नहीं पढ़ा? फॉर ईच में इवेंट पास होता है, इवेंट होता है और फिर उससे फॉर एग्जांपल जैसे एक एरे है, उसको हमने फॉर लूप चलाया, तो उसमें हमें जो हमारा एरे है उसका एक्सेस आ जाएगा। हम मतलब हमने इवेंट ई ले लिया, तो ई बेसिकली वो इंडेक्स होगा एरे का। डिफरेंस तो फॉर और फॉर ईच में डिफरेंस भी पता नहीं चला। इवेंट इवेंट क्या चीज होती है? पहली चीज वो आप सिंटेक्स वाइज बात करें ना, सिंटेक्स वाइज डिफरेंस ही हमें बताना होता। अब आप उसको कह रहे हैं कि वहां पे वो चीज एक्स्ट्रा लिखी जाती है और वो इंडेक्स लेते हैं, तो फॉर में भी तो आप इंडेक्स की बेस पे चल रहे होते हैं। तो जो आप एरे से डेटा लेते हैं, आई नहीं होता उसके अंदर। अगर आपने उसको ई कह दिया तो यहाँ आई नहीं होता फॉर में। फिर या एक्स वाई जी तो नाम तो कुछ भी रख सकते हैं आप। इवेंट में भी लाजमी नहीं है कि आप उसको नाम ही दें। तो वो सिंटेक्स वाइज डिफरेंस है वो जो आप कह रहे हैं। अगर ये फॉर ऐसा लिखा जाता है यहाँ पे मतलब फॉर ईच। बहरहाल जो फॉर होता है, जैसे आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ इटरेशन, और मुझे उसका स्टार्टिंग में पता होता है कि मैंने स्टार्ट यहाँ से करना है। टू से अगर स्टार्ट किया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 10 से, तो इट मीन तो 8 दफा चलेगा। यानी 01 सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट किया ना मैंने, तो वो 10 के 10 दफा तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग उसकी पोजीशन चेंज कर दी है। जब स्टार्टिंग पोजीशन चेंज कर दी तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम कर देगा। ऐसे ही है ना। यानी स्टार्टिंग पोजीशन मुझे पता होती है, मैं मतलब अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ, और मुझे उस लिहाज से भी पता चलेगा कि अब ये 10 दफा या उससे लेस चल रहा होगा। लेकिन फॉर ईच में इससे कंसर्न नहीं होता। फॉर ईच अल्टरेशन के लिए इस्तेमाल होता है कि 0 से स्टार्ट करो, जब तक एलिमेंट पूरे ट्रैवर्स नहीं हो जाते इसको चलाते रहो। अब वो 100 एलिमेंट पड़े या 50 पड़े या 200 पड़े, इससे कंसर्न मुझे नहीं है। मेरा कंसर्न है कि भाई 0 से स्टार्ट करना है, उस एरिया को ट्रैवर्स करने के लिए और एंड तक जाना है। ये बेसिक फॉर ईच का पर्पस होता है। लेकिन फॉर के अंदर मैं उसका स्टार्टिंग पोजीशन चेंज कर सकता हूँ या अपनी मर्जी से रख सकता हूँ। ये चीज आती है। फॉर ईच में भी कोई कंडीशन आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मेन कंसर्न है उसका वो ये है कि आपके पास जो फॉर का लूप है, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट आप अपनी मर्जी से डिसाइड करें, एक कंडीशन लगाएं, कंडीशन फिर आपकी मर्जी की होगी, और फिर वो प्लस प्लस या माइनस माइनस इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना, वो भी हमारी लॉजिक की बेस के ऊपर होता है। लेकिन फॉर ईच में ना कोई इंक्रीमेंट होता है ना कोई डिक्रीमेंट होता है सिंटैक्स वाइज। वो टोटली बेस कर रहा होता है जो आपने उसको एरे पास किया या ऑब्जेक्ट पास किया है, उसको 0 से स्टार्ट करवाएगा, और जब तक उसके एलिमेंट्स को पूरा ट्रैवर्स नहीं कर लेगा वो चलता रहेगा, अगर आपने उसके अंदर कोई और कंडीशन नहीं लगाई। यानी उसके जो सिंटैक्स होता है, उसके लूप के अंदर एंटर होने के बाद कोई कंडीशन नहीं लगाई ब्रेक करने की खुद से, अदरवाइज वो चलता रहेगा और वो ट्रैवर्स करेगा पूरा। देखिए मेरे पास 200 बच्चों के नेम्स पड़े थे, मैंने उसको चलाना था, तो मैं लाजमी ये फॉर की तरफ जाऊं, क्योंकि मेरा फॉर से कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न है मतलब फॉर ईच पे भी मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि टोटल लिस्ट बस पे हो जाए, तो उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने पड़े हैं। ठीक है जी, समझ आ गई। तो फॉर क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है,
कंडीशन भी मैं लगाऊंगा और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अपनी मर्जी, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी मेरी मर्जी से लाजमी है 1 का हो, मैं वो भी बढ़ा सकता हूँ, मैं 2 का इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, मैं 4 का इंक्रीमेंट कर सकता हूँ उसके अंदर, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, जो वो सॉरी माय माय नीड, कि मुझे कितना उस टाइम इंक्रीमेंट करवाना है और मेरी ज़रूरत क्या है अभी। ऐसे ही होता है ना। और के अंदर क्या स्टेटमेंट होती है? 3 स्टेटमेंट होती है उसकी। एक इनिशियलाइजेशन होती है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है? सेकंड कंडीशनल स्टेटमेंट होती है और थर्ड पे इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल स्टेटमेंट होती है। यही फॉर का सिंटैक्स होता है। तो फिर आप अपनी लॉजिक उसके अंदर बिल्ड करते हैं, उसके लिए जो बॉडी होती है उसकी, उसके अंदर आप जो भी लिखते हैं वो फिर आपकी मर्जी की चीज होती है। जबकि फॉर ईच में ऐसा कुछ नहीं होता, फॉर ईच में जाके आप नॉर्मल फॉर ईच और एक एरे पास कर सकते हैं उसके अंदर जो बेसिक सिंटैक्स है उसका, और एज करके नेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर आपको इसमें फंक्शन अप्रोच होती है जिसके अंदर फंक्शन कॉल होता रहता है उसके बाद, कॉल बैक फंक्शन चलाते हैं। तो वो जब तक आपका पहले पूरा ट्राइवर्स नहीं हो जाता, वो उतने समय चलता रहता है। हाँ, उसके अंदर बॉडी के अंदर जाके कोई कंडीशन आपने लगाई दी है, उसको पहले ब्रेक कर दो, तो वो एक अलग चीज है। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन? तो ये बेसिक बेसिक चीजें थी इसकी। अब आप जाते हैं मेन jQuery पे। तो जावास्क्रिप्ट आपने देख ली। अब मैं थोड़ा सा पहले जावास्क्रिप्ट का बैकग्राउंड बोलते हुए फिर यहाँ पर आ जाऊंगा कि जावास्क्रिप्ट क्या चीज थी। जावास्क्रिप्ट आपके पास एक प्योर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ठीक है जी, और ये क्लाइंट बेस्ड लैंग्वेज है, यानी बैकएंड पे वर्क नहीं करती, फ्रंट एंड के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्यों इस्तेमाल की जाती है? टू मेड मोर इंटरेक्शन विद वेब पेज एंड यूजर, यूजर और वेब पेज का ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन करवाया जा सके और बेहतर तरीके से करवाया जा सके। लाइक फॉर एग्जांपल इसका आपने वैलिडेशन वगैरह लगाई या और कोई चीजें थी, तो वो फ्रंट एंड के ऊपर ही आपके पास काम सारा करवा के आपको बता देगी कि लाइक ईमेल ठीक है करनी थी फॉर्मेट वाइज, या और जो जो कंडीशन आपने लगाई, कोई फील्ड रिक्वायर्ड है नहीं रिक्वायर्ड थी, तो आप उसके मुताबिक आप वो चीज लगा सकते हैं। पैटर्न डिसाइड करना है उसके लिए कोई चीज कर सकते हैं, वो वैलिडेशन के अंदर बात कर रहा हूं। ठीक है, बाकी और भी उसके इंटरेक्शन जिसके अंदर हो सकते हैं। अब आप लोगों ने वैसे एजेक्स पढ़ा है जावास्क्रिप्ट के अंदर? एजेक्स पढ़ा है? किसने एजेक्स पढ़ा है? आप लोगों ने पढ़ा बस, और किसी ने नहीं पढ़ा? सुना है कभी वर्ड? एजेक्स भी एक चीज होती है, वो भी इंटरेक्शन के लिए होता है, लाइक आपका पेज रीलोड ना हो और आपके पास डेटा लोड हो जाए स्पेसिफिक एरिया के अंदर, तो वो उसकी फुल फॉर्म जो है एजेएक्स, मतलब उसके अंदर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, ये फुल फॉर्म उसकी बनती है। तो ये टेक्निक का नेम है, कोई स्पेसिफिक अलग से कोई लैंग्वेज है, कोई और चीज नहीं है, कोई टेक्निक है बेसिकली, उसका नेम है, बाहर वो एक सेपरेट चीज है। तो जावास्क्रिप्ट इज अ फ्रंट एंड लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जो ह्यूमन लैंग्वेज के करीब होती है, रिलेटेड टू ह्यूमन लैंग्वेज, एंड जैसा इंग्लिश लैंग्वेज है, क्योंकि जो बेसिक अंग्रेजी जानता है वो काम कर सकता है। एफ, उसको अगर एफ का मतलब पता तो वो समझ जाएगा सिंटैक्स वाइज की क्या बात हो रही है थोड़ा सा। वाइल और तो वो इसको चीजों को समझ रहा होगा, ठीक है जी। और jQuery अब क्या है? jQuery is a precise code of JavaScript. jQuery is a library of JavaScript. ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक सादी डेफिनेशन में आता है jQuery कि एक प्रिसाइज कोड है, मतलब छोटा हो जाता है कोड एज कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल कि वहां पर आपने कोई रेफरेंस बनाना होता है, तो आप लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम बाय आईडी बाय टैग नेम, इस तरह करके, और फिर वो रेफरेंस बनता है। यानी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का सिंटैक्स भी पूरा होना चाहिए, गेट का जी स्मॉल, बाय का बी कैपिटल, एलिमेंट का ई कैपिटल, उसमें पूरा सिंटैक्स होता है। तो वो पूरी की पूरी चीज यहाँ पर आके डॉलर साइन में सिमट जाती है। डॉलर साइन, पैरेंथेसिस,
और फिर आगे उसके वो चीज वो अगर आप देखेंगे तो आपको आईडी मिलेगा। यानी जो चीज डॉक्यूमेंट डॉट दैट एलिमेंट बाय आईडी करके लिख रहे थे वो यहाँ सिंपल डॉलर साइन में आ जाता, तो वो शॉर्ट हो गया काम उसका। ठीक है, यही बात मैंने भी की ना कि साइज कोड है उसका, यानी शॉर्ट कर देते हैं उसको हम एज कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट। और लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, यानी बैकएंड पे वो यूज जावास्क्रिप्ट को ही कर रहा होता है। आपको इसकी एक फाइल मिलती है, वो आपको इंक्लूड करनी होती है तब वो चलती है ये, अदरवाइज ये नहीं चलेगी आपके पास। इससे पहले क्या क्या आना चाहिए? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। मेरा ख्याल है आप HTML वगैरह तो पढ़ चुके होंगे और उसका भी आपको आइडिया होगा, उसका डिटेल में जाता है क्या है। लाइट वेट, लेस डू मोर, कम लिखेंगे काम ज्यादा होगा। इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और पर्पस इसका क्या था, इज टू मेक इट मच इजियर टू यूज जावास्क्रिप्ट। ये आसानी के साथ आप जावास्क्रिप्ट वगैरह का जो काम है वो इसके अंदर कर सकें। jQuery takes a lot of common tasks that require many lines of JavaScript code to accomplish and wraps them into methods that you can call with a single line of code। तो जो मल्टीपल लाइंस पे काम होता था यहाँ पे उसने फंक्शंस बना के देती है छोटे छोटे, आप उसको कॉल करें तो उसके साथ वो इजीली कर सकता है काम। अब इसका ये तमाम चीजें इसके इम्पोर्टेंट है कि HTML या डॉम मैनिपुलेशन, डॉम क्या चीज होती है? कोई आइडिया है किसी को? जी, डेटा ऑब्जेक्ट। डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल जो है उसका पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट बनता है आपका उसकी इंफॉर्मेशन होती है, वो डॉम कहलाता है आपका। विंडो जैसा एक ऑब्जेक्ट था तो विंडो के पास पूरी की पूरी उस डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन होगी। ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाइडी करेंगे तो डॉक्यूमेंट के पास एक इंफॉर्मेशन है, तब आपके पास कोई एलिमेंट उठाओ और ये वाला एलिमेंट होगा वो। तो इसकी मैनिपुलेशन इसमें इजीली आप कर सकते हैं। CSS मैनिपुलेशन हो सकती है, यानी कलर चेंज करना, विड्थ हाइट चेंज कर देना, लेफ्ट राइट पे मूव करवा देना, शो करवा देना, हाइड करवा देना, ये तमाम चीजें इस पे इजीली हो सकती है। इवेंट जो मेथड होते हैं उसके ऑन क्लिक जिसका था एक इवेंट है, ठीक है जी। ऑन ब्लर, ऑन फोकस, एक्सप्रेस, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो इसमें डील किए जाते हैं। इफेक्ट्स और एनिमेशन वगैरह इसमें आ सकती हैं। ये जैसे मैंने भी आपको बताया कि ऐसी चीज होती है कि विदाउट रीलोडिंग द होल पेज वी कैन रिफ्रेश द कंटेंट ऑफ स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, तो पूरा का पूरा पेज रीलोड ना करें और किसी इवेंट के ऊपर किसी भी तरीके से आप स्पेसिफिक पार्ट को रिफ्रेश कर सकें, वो एजेक्स के लिए आप यूटिलिटीज में फिर आपके पास डिफरेंट छोटे छोटे फंक्शन होते हैं। ठीक है जी। अब क्यों यूज करें? क्योंकि बड़ी बड़ी वेबसाइट जो है ऑलरेडी यूज कर रही है तो रिलायबल है, इस वजह से हम इसको प्रेफर भी करते हैं कि ये यूज कर लिया जाए। उसने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि माइक्रोसॉफ्ट आईपी इसके अंदर इस्तेमाल वो तमाम चीजें करते हैं। अब कैसे इसको यूज में लेकर आए? जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली अब स्क्रिप्ट का टैग लिख देते थे, अपना काम स्टार्ट कर देते थे एचटीएमएल का फाइल को उसके अंदर ऐसे ही होता था। लेकिन जब आप jQuery की बात करेंगे तो आपको इसके लिए इसकी लाइब्रेरी पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी या उसका CDN वर्जन ऐड करना पड़ेगा। CDN वर्जन आपने बूटस्ट्रैप पढ़ी है, उसमें यूज किया होगा। CDN होता क्या है? हाँ जी, नेक्स्ट होता क्या है? नेक्स्ट जी, नेक्स्ट बैकअप वगैरह चलाने के लिए ऑनलाइन कुछ नेक्स्ट नहीं पता। नेक्स्ट जी, हाँ जी, आपको पता है बेटा CDN क्या होता है? इंटरनेट का एक्सेस हो तो वो हम जो कोड होता है उसको यूज कर सकते हैं, अगर ऑफलाइन हो तो फिर हम नहीं। नेक्स्ट जी, लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट तो इसमें बूटस्ट्रैप की पूरी फाइल होती है इसमें। लाजमी है बूटस्ट्रैप हो कोई भी, ये चीज ज़हन से निकाल दें कि बूटस्ट्रैप के बारे में बात हो। CDN का मतलब है, जैसा भाई ने भी एक वर्ड यूज किया था भाई, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो वो CDN फाइल यानी कि वो आपके पास ऑफलाइन नहीं पड़ी थी, वो आप किसी लोकेशन से उसको गेट कर रहे हैं। वो jQuery का हो, वो बूटस्ट्रैप का हो या वो किसी भी लाइब्रेरी का हो सकता है।
यानी वो किसी लाइव लोकेशन पे उन्होंने रख दिया हुआ है और उसको कहते हैं कि उस फाइल को आप अपने पास बेशक प्रॉपर्ली डाउनलोड ना करें, आप उसका लिंक अपने पास ऐड कर लें, तो वो एक्सेस आपको मिल जाती है और आप उसको यूज करें फिर। ठीक है, तो वो सीडीएन एक उसका लिंक होता है। दूसरा तरीका कार होता है कि आप उस लाइब्रेरी को डाउनलोड करें, अपने पास अपने प्रोजेक्ट में रखें और फिर उसको यूज करें। अब सीडीएन बेहतर है या ऑफलाइन वर्जन? सीडीएन हाँ जी, आपके मुताबिक? ऑफलाइन आपके मुताबिक जी? नेक्स्ट जी, नेक्स्ट। हाँ जी, ऑफलाइन। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट। ऑफलाइन, ये एक रिवायत होती है हमारी, एक करके ऑफलाइन। ऑफलाइन बेहतर नहीं होता। इसकी रीजन ये है कि जब आप ऑफलाइन करते हैं तो वो जो पर्सन भी जब भी आपकी वेबसाइट ओपन करेगा उसके लिए तो नया पास है, यानी ब्राउजर उसका अपना होगा, उसके लिए तो हमेशा नया पास होगा www.example.com/jquery/jquery.min.js या कुछ भी इस तरह की फाइल का नेम होगा आपकी। तो अब example.com था, कोई और आएगा, किसी और ने अपने पास रखी है तो वो abc.com होगा, तो वो हर दफा पाथ चेंज हो जाया करेगा, मतलब कि बिजनेस वेबसाइट पे। लेकिन सीडीएन के अंदर वो आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड लिंक्स होते हैं, वो लाजमी नहीं है कि आप यूज कर सकते हो तो मैं यूज नहीं कर सकता अपने कोड के अंदर। तो अगर किसी ने आपकी वेबसाइट पहले अपने ब्राउजर पे ओपन की हुई है तो वो सीडीएन से jQuery का वर्जन, जो अगर आपका वर्जन तो मेरा वर्जन सेम तो हम यूज कर रहे थे, तो वो पहले से डाउनलोडेड है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जब भी आप कोई फाइल या कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो उसके अंदर जो भी इस तरह की फाइल्स होती हैं, इमेजेस होती हैं, वो कैशे में डाउनलोड करता है सबसे पहले। तो वो उसने डाउनलोड करके अपने पास रखी होगी और सबसे पहले जैसे ही कोई लिंक मिलता है तो हम वो फाइल वो कैशे में जाके चेक करते हैं। लिंक के बाद वो फाइल जब मिलती है तो हम कैशे में चेक करते हैं कि पहले से पड़ी है। अगर पहले से पड़ी है तो लोडिंग स्पीड उसकी तेज हो जाती है पेज की, अदरवाइज वो पहले जाएगा सर्वर के पास, रिक्वेस्ट करेगा कि ये फाइल मुझे दो, वो फाइल की एक्सेस उसको मिलेगी तो फिर आगे आप उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसको इस्तेमाल में लाने के लिए डाउनलोड करेंगे, वेट करना पड़ेगा, तो लोडिंग स्पीड उसकी बढ़ जाती है, यानी पहले वो वेट करेगा, फिर वो डाउनलोड करेगा, फाइल बड़ी है तो फिर वेट करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने कहा कि आपने और मैंने, हम दोनों ने अपनी वेबसाइट के अंदर सेम लिंक इस्तेमाल किया था सीडीएन का, वो abc.com, अब मैं एग्जांपल के तौर पर वो लिंक है abc को abc.com/folder name/file name, ये पड़ा होता। और किसी आपने और मैंने दोनों सेम, अब एक पर्सन आया उससे पहले आपकी वेबसाइट ओपन की थी तो वो लिंक और पहले जितना टाइम उसने लिया था वो डाउनलोड हो गया आपके कैशे में। नेक्स्ट टाइम जब वो मेरी वेबसाइट को ओपन करेगा, अब उसको दोबारा से वो फाइल डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी अगर सेम वर्जन की है तो। वर्जन भी आते हैं ना इसके अंदर, तो किसी ने लेटेस्ट वर्जन यूज किया हो सकता है, मैंने कम किया है, तो फिर उसको ऐसे बात है वो फाइल चेंज हो जाएगी, तो वो क्या करेगा कि वो कैशे में चेक करेगा, उसको फाइल मिल जाएगी तो वो जल्दी लोड कर देगा पेज को। बात समझ आ रही है ये वाली, ऊपर से जा रही है ये बात समझ आ गई कि जब भी आपकी कोई फाइल उसको मिलती है तो वो उसको डाउनलोड करता है और कैशे में स्टोर कर देता है। कैशे का पता है क्या होती है? पहले तो ये चीज बताएं, लोकल मेमोरी। और बाकी को पता है ये चीज? इसको हम ऐसे नॉन टेक्निकल एग्जांपल्स में कहते हैं, इस तरह के घर के पास एक दुकान है बिल्कुल सामने और एक दुकान थोड़ी दूर है। अब आपने कोई चीज लेनी है, घर वाले कहते हैं जाओ कोई चीज ले आओ, तो सबसे पहले अप्रोच करते हैं उस दुकान पे, अगर वहां से मिल जाती है तो फौरन वापस आ जाते हैं लेके, नहीं मिलती तो फिर किसी और शॉप पे जाया जाता है। ऐसे ही होता है ना। तो कैशे की भी नॉन टेक्निकल एग्जांपल यही है कि सबसे पहले वो करीब वाली दुकान पे जाएगा, यानी कैशे पे, अगर वो चीज वहां पे फाइल उसको मिल जाती है तो वहीं से लेके आ जाता है, अगर नहीं मिलती तो फिर वो जो लिंक बता रहा है उसके पास जाता है, वहां से परमिशन मांगता है, वो चीज मिलती है फिर वो लेकर आता है। तो कैशे मेमोरी आपकी लिमिटेड होती है, वो बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, वो लिमिटेड होती है, कुछ कुछ एमबीज की या ऐसा कुछ होता है, जीबीज में तो जा ही नहीं सकता, कुछ मान नहीं होता। ठीक है, तो वो आपके पास इतना बड़ी मेमोरी नहीं होती। अच्छा जी, मैं दोबारा नया लिंक भेजता हूँ।
सब आ गए? अच्छा, तो जैसा अभी हम बात करते हैं कि आपके पास एक सीडीएन वर्जन होता है, दूसरा ऑफलाइन या डाउनलोडेड वर्जन होता है जो, उसमें से बेहतर कौन सा होता है? तो आपका सीडीएन वर्जन बेहतर होता है, क्योंकि अगर कोई आपने पहले वेबसाइट ओपन की थी और वो सेम फाइल उसमें से डाउनलोडेड है, तो वो आपके पास दोबारा से डाउनलोड करने की जरूरत आपको नहीं है, वो जल्दी आपका पेज लोड हो जाए, तो इससे हम सीडीएन वर्जन को बेहतर कहते हैं। लेकिन ऑफलाइन है, ऑफलाइन पे ये इशू आता है क्योंकि वो सर्वर मेरा होगा, कोई और बंदा जब उसको लोड करेगा तो वो उस ऐसे सर्वर पे नहीं होगी जो कि तमाम लोगों के लिए अवेलेबल है। बेशक फाइल सेम हो, तो उसका पाथ चेंज होगा, तो उसको वो फाइल डाउनलोड करवानी पड़ेगी। इस तरह करके फिर वो थोड़ा टाइम लेता है। तो अब जो आपको पता है कि स्क्रिप्ट का टैग किस लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट पढ़ के आए हैं, मैं इसमें से कंसीडर करूंगा कि आपको पता है। ये जावास्क्रिप्ट का जो टैग है, स्क्रिप्ट का जो टैग है, ये जावास्क्रिप्ट के कोड वगैरह को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज, अगर आपको फाइल स्क्रिप्ट वाली यानी डॉट जेएस की जो फाइल होती है उसको ऐड करना हो, तो तब भी आप इसको यूज करते हैं, स्क्रिप्ट का टैग को। इस स्क्रिप्ट का टैग को तब भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अंदर फिर एसआरसी सोर्स का एक एट्रीब्यूट दिया जाता है, उसके अंदर फिर वो पाथ होता है जो फाइल आपकी होती है। पाथ अब देने का आपको ऊपर ही पैटर्न पता हो कि पाथ कैसे दिया जाता है, ठीक है जी। तो अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये एचटीएमएल वगैरह की चीजें होपफुली आपको ये चीज पता होगी। अगर किसी को नहीं पता तो वो कह सकता है, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और बाकी फिर इसको क्लोज कर दिया जाता है, तो पूरे स्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट अभी नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि ये लिंकेज के लिए यूज हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर पेज के अंदर ही कोई काम करना चाहते हैं, तो स्क्रिप्ट के टैग के अंदर वो कोड लिखा जाता है। इसको टैग ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, और कोड के अंदर, उस टैग के अंदर जो भी जावास्क्रिप्ट या जेक्यू का कोड आप लिख सकते हैं, और ये हेड के सेक्शन के अंदर ऐड अप किया जाता है। अब बेहतर जगह कौन सी है, हेड या इसके अलावा कोई, जहाँ इसको ऐड किया जाए? कौन सी है? बॉडी के अंदर। नेक्स्ट कोई और चीज जिसको पता हो या कोई बता सके? फुटर में। नेक्स्ट चीज इसको कहाँ पे ऐड करना है? बेहतर कौन सी है लोकेशन होती है? बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर। नेक्स्ट बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर। नेक्स्ट बॉडी। बॉडी। नेक्स्ट बॉडी के अंदर कोई होगा बॉडी के अंदर। बॉडी। नेक्स्ट सर बॉडी में। बॉडी में। नेक्स्ट बॉडी में। नेक्स्ट लिंक सर, लिंक के थ्रू मतलब ऐड कहाँ करेंगे? तो लिंक फाइल दिया बनाएंगे, फाइल बनाएंगे। ऐड मतलब फाइल तो मान लीजिए फाइल के पास आएगा, ऐड कर करूँ मतलब लिंकेज के लिए कहाँ पे? बॉडी के अंदर, हेड में, फुटर में, कहाँ पर? मेरा सवाल ये है बेसिकली, बॉडी में। तो ये ऐसा नहीं होता कि बॉडी में लिंक कर दें या फुटर में लिंक कर दें या जहाँ मर्जी, सबसे पहले आपकी नीड देखी जाती है कि वो नीड कहाँ पर है। अगर मुझे पता है कि पहले पेज लोड होना है, उसके बाद ये चीजें चलनी है, तो फिर मैं उस फाइल को हमेशा लास्ट पे यानी फुटर के अंदर ऐड करता हूँ। अगर मेरी नीड है कि भाई पेज लोड हो, उस टाइम पे मुझे कोई चीज चाहिए साथ में, तो मुझे टॉप ऑफ द पेज हेड के अंदर ऐड करनी पड़ेगी। अदरवाइज बॉडी के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, यानी कि मुझे चाहिए हो कि जब पेज लोड में कोई चीज मुझे रिक्वायर्ड है जीएस रेलेवेंट, ठीक है, तो फिर मेरी को हेड के अंदर ऐड करना तो साथ रिक्वायर्ड है। लेकिन जब मुझे पता है कि की प्रेस पे किसी और इवेंट के ऊपर कोई चीज करनी है, तो इट मींस कि मुझे पहले पेज लोड करना है, क्योंकि टाइम लेता है ना। मैंने आपको कहा कि जब फाइल आपके पास लोड हो गई तो डाउनलोड हो गई थी, तो जितने पेज जब जब लोड होता है तो एचटीएमएल और सीएसएस ही हमें मतलब शो करवाना होता है ना पेज का लेआउट, तो वर्किंग तो एंड में होती है ना। कुछ चीजें होती है ना कि आपको पेज लोड के साथ ही करवानी होती है जावास्क्रिप्ट जेक्यू की, तो फिर तो आपको टॉप पे लोड करना है के साथ में वो। कुछ चीजें होती है कि मैं आपने बनाया हुआ, जब मैं क्लिक करूंगा, की प्रेस करूंगा, कोई और इवेंट होगा, उसके बाद आएगा, तो फिर वो आप लास्ट में लोड कर देते हैं।
स्पीड तो स्लो हो जाती है ना अगर ऊपर हम लोग करा हाँ जी, ये वही बता रहा हूँ कि जब आप टॉप पे लोड करते हो तो एटलीस्ट उसको पहले तो डाउनलोड करना सारा, वो सारा डाउनलोड करेगा, डाउनलोड होने के बाद वो फर्दर आगे उसको लेके चल सकता है। तो जब तक डाउनलोड नहीं होगा, वो स्टक हो जाता है उस लाइन के ऊपर। उसे नेक्स्ट कोड को वो चला नहीं पाता। तो जब तक वो डाउनलोड नहीं करेगा, वो फाइल अगर बड़ी है, फॉर एग्जाम्पल 10 एमबी, 20 एमबी, 50 एमबी, अगर इंटरनेट का स्पीड स्लो है, तो 50 एमबी तो बहुत ह्यूज, यानी हाफ जीबी बनता है वो। तो वो बहुत क्या नाम है, बड़ा उसका बन जाता है फाइल का साइज। तो वो अगर नेट्स की स्पीड स्लो है तो वो ब्राउजिंग पे ही रहेगा, यदि बफरिंग कुछ हो रही होती है। तो इससे जब कस्टमर रुकता नहीं है या क्लाइंट रुकता नहीं है आपकी वेबसाइट पे, तो वो लोडिंग पे ही है, वो बंद करता है, मैं तो कम से कम नहीं रुकता, तो इतना टाइम लगा रहा हो, तो मैं तो किसी और लिंक पे चला जाता हूँ। तो फिर हमें उस चीज़ को देखना होता है कि मेरी नीड क्या है। अगर तो मेरी नीड है कि मुझे लोड पे ही कोई चीज़ चाहिए, तो फिर मैं टॉप ऑफ द पेज उसको, अगर मेरी नीड है कि भाई ठीक है भाई लोड हो जाए, पहले कदम तो आ जाए ना, यूज़र के सामने कोई चीज़ आएगी, तो उसका आपको क्लिक कर सकेगा। यूज़र के सामने कोई चीज़ होगी तो वो कोई चीज़ एक्सेस कर सकेगा। तो फिर प्रेफ़रेंस होती है कि पहले वेब पेज लोड करवानी है, जिसमें सीएसएस और जावास्क्रिप्ट होंगे, एचटीएमएल वगैरह होगा। बात समझ आ गई या नहीं? अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। कोई कन्फ्यूजन नहीं, आगे चलें? तो ये आपके पास डाउनलोडेड वर्ज़न है, जो आपने अपने पास डाउनलोड किया हुआ है और वो फाइल लिंक कर दी है यहाँ। सीडीएन के लिए आपके पास ये एक जिसका लिंक है, लिंक है। तो यहाँ पर उसने एक फाइल रखी है और उसने वो पाथ यहाँ पे ऐड है। डाउनलोड नहीं किया, अपने कहीं पे पड़ा हुआ है और वहां से उसको ऐड करा है। समझ आ गई? अब ये वही चीज जो कि मैंने आपको बताई कि कौन सा बेहतर तरीका है। तो उसने यहाँ पे बता दिया, वन बिग एडवांटेज ऑफ यूजिंग था होस्टेड jQuery फ्रॉम गूगल, कि जो ये वाला लिंक अगर आप यूज करेंगे एडिटिंग वर्जन में कोई भी लिंक यूज करके लाते हैं, ये आपको बहुत सारे और लिंक मिलते हैं। तो इसका क्या एक एडवांटेज आपको होगा, तो ये नीचे लिखा हुआ है वही जो मैंने उर्दू के अंदर आपको भी एक कहानी सुनाई। यहाँ पे उसने उसको एक्सप्लेन कर दिया, मैनी यूजर ऑलरेडी हैव डाउनलोडेड jQuery फ्रॉम गूगल एंड विजिटिंग एंगल साइट। मैंने कहा आपकी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट है, तो वो उसने उस टाइम उस वेबसाइट को विजिट करते हुए पहले से अपने पास कैशे में स्टोर करवा ली थी, तो वो कैशे से लोड हो जाएगी। जब आप विजिट करेंगे और कोई कहानी इसके अंदर सारी लिखी हुई, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर कोई चीज ना समझ आई तो फिर इसको डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है जी, अदरवाइज इसमें और कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई। अगर कोई कंफ्यूजन है अभी इसके अंदर का सेटिंग वर्जन क्या है, डाउनलोडेड वर्जन क्या है, तो आप पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं? नेक्स्ट चलें जी। सिंटेक्स क्या होता है? जी, नहीं अच्छा है इन द सेंस के अगर आप आपके टाइम यानी किसी के पास इंटरनेट स्लो है, तो फिर वो टाइम लेगा, पहला पॉइंट, क्योंकि उसके लिए नया पाथ बनेगा वो। और अगर किसी ने पहले से वो जैसा गूगल या कोई और सेटिंग वर्जन वाली किसी और वेबसाइट को ओपन किया था, तो वो फाइल पहले से कैशे में पड़ी है, तो उसको अगेन डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी वो फाइल, और वो डायरेक्टली कैशे से ले लेगा और आपका पेज लोड करवा देगा। अगर वो लोकल में पड़ी होती, तो वो उसके लिए नया पाथ होता, वो चीज़ वो है, हालाँकि फाइल सेम थी, तो वो दोबारा जाता है abc.com/jpeg/jpeg.js या कोई भी नाम हो सकता है। तो वहाँ से वो अगेन डाउनलोड करेगा फाइल और कैशे में रखेगा। तो वो टाइम कंज्यूम होगा। इस वजह से उसको बेहतर निकाला। और दूसरी ये चीज़ ना कि एक अक्सर एक चीज़ मैं सुनता हूँ कि क्या लोग कहते हैं कि वो डाउनलोडेड इस वजह से बेहतर है कि हो सकता है कि उस बंदे के पास इंटरनेट ना हो। ये सवाल हमें सुनने को मिलता है जवाब। इंटरव्यूज़ में भी मिलता है जब हम इंटरव्यू करते हैं। तो भाई जो बंदा वेबसाइट को यूज़ कर रहा है, उसने कोई लोकल बनाने के लिए तो वेबसाइट अपने सिस्टम में एक्सेस बनाने के लिए तो नहीं यूज़ करनी। यूज़ ही उसने करनी है जिसके पास इंटरनेट होगा। वो तो लाइव पड़ी होती है। तो जिस बंदे के पास इंटरनेट होगा तो वही इस्तेमाल कर सकेगा। तो ये आपका जवाब वहीं पे रिजेक्ट हो जाता है पहले पॉइंट। आप उसको कहते हैं कि हो सकता है कि इंटरनेट ना हो, तो ये तो एक डेवलपर, एक आईटी का बंदा
ये बात सोच नहीं सकता, यानी उसके लिए बैन है कि वो बात सोचे उसके पास इंटरनेट नहीं है। पहला पॉइंट ये, क्योंकि अगर उसके पास इंटरनेट नहीं है तो वो क्या कर रहा है, उसका तो काम ही सारा इंटरनेट के साथ है। तो वो आईटी का बंदा ये बात नहीं कर सकता कि इंटरनेट ना हुआ तो फिर इस तरह से आप डाउनलोडेड इसको यूज करेंगे। तो इंटरनेट तो होता ही होता है आपके पास। और सेकंड चीज कि जब आप लोकल काम करें तो वो डेवलपमेंट फेज होती है। ठीक है, जब आप डिप्लॉय उसको कर देते हैं कहीं पे तो फिर तो वो इंटरनेट होगा तो चलेगी, इंटरनेट तो चलेगी। पहला पॉइंट, फिर जब तक इंटरनेट नहीं है तो वो चलेगी नहीं। तो इस वजह से जिसके पास इंटरनेट है वो ही उसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकेगा। लोकल तो सिर्फ डेवलपमेंट फेज में होती है, उसके बाद तो वो लाइव हो जाती है वेबसाइट। जैसे आप कोई भी abc.com आप ओपन करते हैं तो वो कोई लोकल तो नहीं मशीन में पड़ी है आपके, वो तो कहीं और पड़ी थी और आप उसको इस्तेमाल में आ रहे हैं, ऐसे ही होता है। तो ये चीज है कि इसके अंदर आ गई। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सिंटैक्स क्या होता है, इन सिंटैक्स को कोई एक्सप्लेन कर तो क्या होगा। स्ट्रक्चर लैंग्वेज फॉर्मेट और कोई इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है जी, और कोई रूल होता है, रूल होता है जी। नेक्स्ट जैसे कोई बेसिक कोड। नेक्स्ट नहीं पता। नेक्स्ट हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं पता। डर क्यों है यार, क्या तो नहीं पता। नेक्स्ट आपको पता है बेटा सिंटैक्स क्या होता है। सर नहीं, कोई भी लैंग्वेज लिखने का तरीका। लैंग्वेज लिखने का तरीका है। नहीं, आपको बेटा किसी लैंग्वेज का मेथड। किसी भी लैंग्वेज का मतलब आप कोई भी उर्दू बोलते हैं, हम तो उर्दू बोलते ही नहीं, पहली बात जो प्रॉपर उर्दू हम तो नहीं बोलते, हम तो टूटी फूटी एक बोल लेते हैं। तो इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है हमारी। इसी तरह इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश की एक ग्रामर होती है। अब दिस इज अ कैट, एक बात समझ आती है, कैट इज दिस आप, बात नहीं समझ आ रही क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई। सिमिलर वो रूल्स होते हैं जो ग्रामेटिकल उसको एडजस्टमेंट की जाती है, वो उसके रूल्स होते हैं कि यहाँ पे ये चीज लगेगी, किसके बाद आ आना है, किसके बाद एन आना है, कहाँ पे इज लग सकता है, कहाँ पे आर लग सकता है, कहाँ पे डिड लगेगा, कहाँ पे डू लगेगा। मुख्तलिफ चीजें हैं ना वो उसकी। सिमिलर सेंटेक्स होता है, जिस तरह वहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी एक सेंटेक्स जैसा आपका अपने काफी रूल होता है, कुछ लिखने का तरीका होता है लिखने का, वो मिलती जुलती बात है कि आपने उसको लिखना कैसे है। अगर उसके लिखने में कोई गड़बड़ होती है तो वो error आ जाता है, आ जाता है ना error। लाइक आपने कोई कर्ली ब्रेसेस लगाई नहीं लगाई, एरर आ जाएगा। कहीं पे सेमीकोलन लगाना था नहीं लगाया, एरर आ जाएगा। मतलब इस तरह करके जो भी चीजें वो सिंटैक्स हल हो जाती है बात। तो जब उसकी प्रॉब्लम उसके मुताबिक तो वो सिंटैक्स होता है। अब इसी तरह जेके का सिंटैक्स क्या है, तो यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करते हैं। आपके पास मैंने कहा कि आपने जो चीज सिलेक्ट करनी थी, आप वहां पे क्या लिखते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर। वहां पे आप लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट, ये एबीसी को ऐड होगी और डॉट इनर एचटीएमएल आगे कोई वैल्यू देनी है तो आप फिर उसका इनर एचटीएमएल चेंज कर दीजिए। तो ये चीज वहां पे लिख देते थे, ये इसका सिंटैक्स था कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आगे वो आईडी का नेम होता है उसका। ठीक है, अगर ये चीज आपने जेके में लिखनी है तो आप लिखते हैं
ये चीज आप लिख देते हो। हैश के साथ वो आईडी रिप्रेजेंट करता है, तो हैश लगा देंगे। आगे जो भी आईडी की आपकी होगी वो लिखेंगे, जैसा ऊपर एबीसी, तो यहाँ पे भी हमने एबीसी यूज किया, डॉट एचटीएमएल, और फिर अंदर उसके वो जो भी सिंटैक्स आपने में लिखना है, जो वो आप उसको रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। बात समझ आ गई? कोई बात गड़बड़ हो यहाँ पे ना समझ आई हो, जिसको इसकी ना समझ आई हो। पूछे जी। जी उसका सिंटैक्स ये है। ठीक है जी, समझ आ गई सबको? कोई कंफ्यूजन? तो ये बेसिक उसका एक सिंटैक्स होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वो लिख रहा है कि भाई दिस डॉट हाइड, पी डॉट हाइड, डॉट टेस्ट, हैश टेस्ट। दिस का मतलब होता है कि जिसके ऊपर अभी क्लिक किया है, यानी कि क्लिक हो या जो भी चीज हो, करंट जिस पे आप हैं अभी, वो दिस को रिप्रेजेंट करता है। तो जावास्क्रिप्ट में भी आपने दिस पढ़ा हो। दिस पढ़ा है किसी ने जावास्क्रिप्ट के अंदर? किसने पढ़ा है? नहीं पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा है आपने दिस? नेक्स्ट जी, नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा है बेटा? आप दोनों ने दिस पढ़ा है? नहीं पढ़ा? अच्छा जी। दिस आपके पास होता है कि एक जिसका एक ऑब्जेक्ट होता है ना नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का, तो दिस भी एक ऑब्जेक्ट होता है। ये रिप्रेजेंट करता है जहां पर अभी मैं जिस भी जगह पर हूं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था बेसिकली। अगर मैंने किसी पैराग्राफ के ऊपर क्लिक किया है और मैं कहता हूं उसके अंदर ऑन क्लिक पे दिस डॉट हाइड, तो इसमें जिस पैराग्राफ पे क्लिक हुआ था, उस क्लिक के बाद मैंने ये लाइन रन की है, तो इट मींस दिस डॉट हाइड का मतलब उसी पैराग्राफ को हाइड कर, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो। ये अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के अंदर हूं और उसके अंदर, क्योंकि आपको अगर ऑब्जेक्ट का पता हो तो वो इस तरह बनता है। इस तरह की चीज बनती है। अब मैं यहीं पे जाकर अगर कोई डेटा इसको देना चाहूँ, तो ये दिस का मतलब होगा जो इसके अंदर ही नेम पड़ा हुआ है, यानी यही वाला नेम उठाओ और इसको दे दो, यानी किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ये इसका यहाँ पे भी हो सकता है। दूसरी चीज जो मैंने कही, आपने एक पैराग्राफ लिखा हुआ था, ये चीज लिख दी इसके अंदर अगर, तो अब जब होगा ऑन क्लिक, जब क्लिक होगा तो ये लाइन ऑफ कोड चलेगा, ये इन लाइन जावास्क्रिप्ट लिखी है, देखिए यहाँ पे वो सॉरी यूं लिखना पड़ेगा, सिंटैक्स आगे पीछे हो जाए तो वो आप देख सकते हैं कि अब इसका मतलब है कि जिस पे मैंने क्लिक किया उसी को रन करना है। तो इसका मतलब है कि मैंने पी पे आगे क्लिक करना है, क्योंकि ऑन क्लिक इसका लिखा हुआ है, जब पी पे क्लिक हो तो ये लाइन ऑफ कोड चलेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ दिस डॉट हाइड, इसका मतलब जिस पे क्लिक हुआ है अभी मैं वहां पर ही मौजूद हूँ, तो जिस चीज को एक्सेस करने की कोशिश करिए, जिस पे क्लिक किया उसी को उठाओ और राइट कर। तो दिस बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, जिस जगह आप मौजूद होते हैं उसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। समझ आ गई बेसिक बात? तो ये चीज आपके पास होती है। तो यहाँ पे जो दिस है, हाइड ऑल करंट एलिमेंट जो भी उस टाइम पे, ठीक है, इस तरह पी, ये टैग उसने लगाया हुआ है, जितने पीस होंगे वो हाइड हो जाएंगे। ठीक है जी। इस तरह डॉट
तो डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लास को। जिस जिस एलिमेंट के अंदर टेस्ट की क्लास आ रही होगी उन तमाम को ऐड कर देगा। सही है जी, समझ आ गई? इस तरह हैश रिप्रेजेंट करता है आईडी को। अब डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास क्लास भी लगती है, आईडी लगती है, जैसा कि आईडी यूनिक होती है। एक पेज में एक से ज्यादा टाइम सेम आईडी इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लासेस एक पेज में एक से ज्यादा दफा इस्तेमाल की जा सकती है और डिफरेंट टैग में, पैराग्राफ में भी हो सकती है सेम क्लास। एंकर टैग में भी वही क्लास दोबारा यूज की जा सकती है। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि अगर पैराग्राफ में क्लास दिया तो एंकर में एलिमेंट में किसी और का इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो वो क्लास एक से ज्यादा दफा भी इस्तेमाल हो सकती है और डिफरेंट टैग्स में भी हो सकती है। डिपेंड करता है मैंने उसमें क्या यूज। तो आईडी जब करेंगे तो इट मींस यूनिक है। क्लास जब करेंगे तो इट मींस वो मल्टीपल जगह पर इस्तेमाल हो रही है। पॉसिबिलिटी है, अब लाजमी नहीं कि होगी, लेकिन पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसमें मल्टीपल तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। जिस तरह आपका आईडी कार्ड होता है, किस किस का आईडी कार्ड बना हुआ है यहाँ? जिस जिसका भी बार बना हुआ है, या इधर यहाँ का कार्ड तो बना होगा ना। एप्लीकेशन को कार्ड मिला था जब आप लोग आए थे? नहीं मिला। बार एक कार्ड मिलता है आपको, स्टूडेंट कार्ड मिलता है, ठीक है। उसके ऊपर आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर रिपीट नहीं हो सकता, यानी जो स्टूडेंट बाद क्यों या आपसे पहले क्यों, उनको वो रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा नहीं मिल सकता। सर्च किया जाएगा उस रजिस्ट्रेशन नंबर को, तो आपके रिलेटेड डेटा आना चाहिए। अगर वो किसी और को मिल गया तो वो यूनिकनेस खत्म हो जाएगी। 2-3 लोगों का आ रहा तो किसको पकड़ेंगे? फॉर एग्जांपल किसी ने फीस सबमिट नहीं कराई, उसका आईडी कार्ड नंबर डालते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, तो वो में उसकी डिटेल आ जाती है कि स्टूडेंट की इतनी फी रिमेनिंग है। अगर 4 लोगों की आ रही तो किसको पकड़े अब? नहीं पूछ सकते ना 4 से, तो कंफ्यूजन हो जाएगी, तो यूनिकनेस खत्म हो जाती है। तो जब भी आईडी का इस्तेमाल करेंगे तो यूनिक होता है। तो पेज के अंदर आप एक दफा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आईडी किसी और को नहीं दी जा सकती है सेम पेज के अंदर। ठीक हो गया, बात समझ आ गई? तो ये वो चीज आ गई। और यहाँ पर आर यू फेमिलियर विद सिलेक्टर्स क्या होते हैं? पढ़े सीएसएस सिलेक्टर्स? किस किसने पढ़े हैं? सबने पढ़े हैं? क्या होते हैं? सर जो भी क्लास वगैरह आप देते हैं ना सेलेक्ट करने के लिए, ये तो सेवन इज दैट। और कोई बता सकता है? टैग सिलेक्टर होता है, आईडी सिलेक्टर होता है, नेम सिलेक्टर होता है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता है, क्लास सिलेक्टर होता है। इस तरह के जो चीजें होती हैं सारे सिलेक्टर्स में आती हैं। उसी की बेसिस पे आप आगे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी वो चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे आपने आईडी यूज की, क्लास यूज की, टैग यूज किया, इस तरह आप नेम सिलेक्टर भी यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट सिलेक्टर भी यूज कर सकते हैं। उसकी बेसिस पे वो काम सारे करवा सकता है। तो उसके ऊपर कुछ सिलेक्टर्स यूज किए, सारे तो यहाँ पे एग्जांपल में यूज नहीं कर सकता। उससे जो बेसिक बेसिक थे वो वहां पर लिख के दिखा दिए, जैसे दिस डॉट कर दिया उसने, दिस को सॉरी पी डॉट हाइड कर दिया, तो पी सिलेक्ट होता है, टैग टैग नेम लिखा ना, पी क्या होता है? टैग है, तो टैग नेम होता है। आपने इस चीज को देखा होगा, पी कर्ली ब्रेसेस और क्लोज करके उसका कलर लिख दिया रेड, जितने पैराग्राफ होते हैं तमाम का कलर रेड हो जाता है। यूज किया है कभी इस तरह? इसी तरह क्लास बनाते हैं तो डॉट के साथ बनाते हैं, आईडी बनाते हैं तो हैश के साथ बनाते हैं। तो ये वही चीजें यहाँ पर भी इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पर रेडी का एक इवेंट है, ये डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाए तो ये कोड रन हो, उससे पहले रन ना हो। डॉक्यूमेंट रेडी होने का मतलब है तमाम चीजें लोड हो गई हैं, अब डॉक्यूमेंट रेडी है, तो फिर आप इसको रन करते हैं। इसके अंदर लाइन ऑफ कोड जो भी लिखा हो, तो ज्यादा बेहतर तरीका यही चीज होती है कि जब आप अपने कोई कोड को ऐसे लिखें तो वो रेडी के अंदर लिखें, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। ये जो एक फंक्शन है ये एनोनिमस फंक्शन होता है, जो भी आप सबसे पहले बात कर रहे हैं। एनोनिमस फंक्शन वो फंक्शन है जिनका अपना कोई नाम नहीं होता। जैसे डॉक्यूमेंट रेडी होगा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, फंक्शन कॉल होगा तो इसमें जो भी लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है जी, तो वो तमाम चीजें यहाँ पे अगर आप इसके अलावा लिख देंगे तो समटाइम वो कोड चलता नहीं, क्यों नहीं चलता? क्योंकि वो पेज रेडी नहीं हुआ तो पहले वो जावास्क्रिप्ट चल जाता है, jQuery रन हो जाती है। जब jQuery रन हो जाती है वो मिलता ही नहीं है उसको, यानी आपका HTML लोड ही नहीं हुआ तो आपके अंदर p डॉट हाइड है और विदाउट रेडी आपने लिख दिया, तो समटाइम वो p लोड ही नहीं हुआ तो आपने उसको हाइड करवा दिया होता है, तो अब वो नहीं चल पाता फिर।
एरर दे देता है कि ये क्या चीज़ है। तो इसमें से ज़्यादातर बेहतर तरीक़ाकार है कि आप उसको रेडी के अंदर लिखेंगे। ठीक है जी, बात समझ आ गई? तो आज के लिए हमारा इतना ही, हमने बेसिक बात करनी थी। नेक्स्ट दिन कल प्रॉपर जेक्यूरी को लेके चलना स्टार्ट करेंगे। अब अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई भी उससे रिलेवेंट चीज़ नहीं समझ आई, तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। सर ये फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है? फ्रंट एंड के लिए। तो रिएक्ट और ये दोनों वो एडवांस फॉर्म है उसकी, इस जावास्क्रिप्ट की। अच्छा। तो ये यूज़ नहीं होती क्या? रिएक्ट होती है? रिएक्ट फ्रेमवर्क है आपके पास, वो अलग चीज़ है, जावास्क्रिप्ट का अलग फ्रेमवर्क है, जेक्यूरी एक अलग चीज़ है। आपने jQuery यूज करेंगे या जावास्क्रिप्ट या इकट्ठे यूज करेंगे? दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। दोनों इस्तेमाल